Hello students, welcome our channel. Myself Sneep Kaur and today we will discuss the topic of registration. ये हमारा थर्ड लेक्चर है अंडर द ऑनलाइन कोर्स जीएसटी एंड इसमें हम देखेंगे कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन किन के लिए लेना मैंडेटरी है एंड कैसे रजिस्ट्रेशन फाइल की जाती है एंड उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं जो जीएसटी अंडर द एक्ट डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट हम देखेंगे हु टू रजिस्टर, किसको रजिस्टर होना मैंडेटरी है। फर्स्ट हमारी है कि ये कोई लिमिट नहीं है टर्नओवर की, बट फिर भी जो सप्लायर हैं उनकी अगर एग्रीगेट टर्नओवर जो है इन दी फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो जाती है 20 लाख, तो उनको रजिस्टर होना मैंडेटरी है अंडर दी जीएसटी एक्ट। और अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रहता है, मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहता है, सेवन सिस्टर्न स्टेट में रहता है वो सप्लायर, तो उसके लिए वो लिमिट है वो क्या हो जाती है 10 लाख हो जाती है। मीन्स सप्लायर की अगर एग्रीगेट टर्नओवर इन दी फाइनेंशियल ईयर एक्सीड दी 10 लाख हो जाती है तो उसको भी मैंडेटरी है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए अंडर दी जीएसटी एक्ट। ओके, एंड इन सभी के अलावा भी कुछ और भी पर्सन है जो लायबल होते हैं कि रजिस्ट्रेशन ले। कौन कौन से? इंटर स्टेट टैक्सीबल सप्लाई, मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट वो टैक्सीबल सप्लाई कर रहा है। जैसे पंजाब से एक सप्लायर है, राम पंजाब का है, वहाँ पर उनकी ब्रांच है, उन्होंने सप्लाई की है उत्तराखंड को, मीन्स उन्होंने गुड्स अपनी ट्रांसफ़र की है उत्तराखंड। उत्तराखंड एक अलग स्टेट है, पंजाब अलग स्टेट है, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बीच में एक सप्लाई हो रही है। कौन सी सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई। तो वो वाले पर्सनस भी लायबल होंगे कि उनके लिए जीएसटी का नंबर लेना मैंडेटरी है। उसके बाद आ गया कैजुअल टैक्सेबल पेयर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? मीन्स वो वाला पर्सन जिसकी कभी कभी कह सकते हैं कि लायबिलिटी राइज होती है कि जैन का मंथ है उसमें उसको टैक्स देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद फेब है, उसमें उसके टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनी, मीन्स कभी वो टैक्स दे रहा है कभी नहीं दे रहा है, तो वो कोई कह सकते हैं सीक्वेंस में या कंटिन्यूस सेंस में नहीं दे रहा है, बट फिर भी उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। उसमें आ गया लायबिलिटी टू पे अंडर द आरसीएम। आरसीएम क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है कि जो सप्लायर है वो नहीं टैक्स पे कर रहा है, बट जो बायर है वो टैक्स पे कर रहा है टू दी गवर्नमेंट। रिवर्स हो गया ना, बायर दे रहा है गवर्नमेंट के साथ टैक्स, तो वो क्या हो गया? रिवर्स। तो इस केस में भी वो रजिस्ट्रेशन लेगा। इकोनॉमिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना है। नॉन रेजिडेंट हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन लेना है। जीएसटी टीडीएस डिडक्टर हैं, जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, टैक्स डिडक्टेड सोर्स होते हैं, उनके लिए भी आईसीडी हो गया। उसके बाद आगे हमारे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जितने भी होते हैं, डाटा रिट्रीवल सर्विसेज जितनी होती हैं, या इनके अलावा भी जितने भी अदर पर्सनस होते हैं वो सभी भी जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि इस लिमिट में या इतनी आपके टर्नओवर होगी तभी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। नो, अगर आप नॉर्मल पर्सन भी हैं तो आप अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि मेरे पास भी जीएसटी का नंबर होना चाहिए, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, उसके बाद आ गया पर्सन नॉट लाइबल टू रजिस्टर। कौन कौन वो पर्सन है जो लाइबल नहीं होंगे? पर्सन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज नॉट लाइबल टू पे टैक्स और आर होली एग्जम्प्ट। वो वाली गुड्स और सर्विसेज जो फुली तरह से एग्जम्प्ट की गई है अंडर दी जीएसटी एंड एग्रीकल्चरिस्ट, उनको भी रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी नहीं है। व्हेन टू रजिस्ट्रेशन मीन्स कब रजिस्टर हमें होना पड़ेगा? विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, मीन्स जिस डेट से हमें पता चला है कि हम लाइबल हैं, हमें टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उस डेट से लेकर 13 days के पीरियड के ड्यूरेशन हमें रजिस्ट्रेशन करानी होगी। एंड सेकंड क्या है? इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती थी बट अब अराइज हुई है, तो वो भी ले सकता है। कैसे? एटलीस्ट 5 days प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसने अभी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके 5 दिन पहले वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसके बाद आगे अदर फीचर क्या होते हैं? इसमें आ गया कि सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूजीएसटी एज पर स्टेट्स, मीन्स
हम एक ही रजिस्ट्रेशन लेंगे तो और सभी तरह के टैक्सेस जो पे अप कर सकते हैं। उसके बाद आगे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इन ईच स्टेट फ्रॉम वेयर सप्लाईज मेड, नो सेंट्रलाइजेशन रजिस्ट्रेशन। मीन्स इसका क्या मीनिंग है कि अगर हमारा जो बिजनेस है वो सभी एक ही तरह का है, मीन्स एक ही आइटम के साथ हम डील कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमें क्या है जीएसटी का जो नंबर है वो एक ही हमारा होगा और अलग अलग स्टेट्स में हम डील कर सकते हैं। जैसे लिखा है ना, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इन ईच स्टेट फ्रॉम वेयर सप्लाईज मेड। उस स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन लेनी होगी जहाँ से सप्लाई मेड की गई है। अगर नो सेंट्रलाइजेशन रजिस्ट्रेशन है, मीन्स हमारा जो बिजनेस है वो एक तरह का नहीं है। जैसे सपोज करिए कि हम डील कर रहे हैं क्लोथ के, मैन्युफैक्चर करते हैं, मीन्स क्लोथ को बना रहे हैं एंड उसको सेल कर रहे हैं, तो हम हर ब्रांच में अपने क्लोथ से ही डील कर रहे हैं, तो ये हमारा सेंट्रलाइज्ड बिजनेस हो गया। उसके बाद आ गया मल्टीपल बिजनेस। मल्टीपल बिजनेस में आ गया वर्टिकल्स इन अ स्टेट, मीन्स एक स्टेट में हमारा क्लोथ का बिजनेस है, दूसरे स्टेट में हमारा yarn का बिजनेस है, तीसरे स्टेट में हम वीट के साथ डील करें, तो अलग अलग है हमारे बिजनेस। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें ऑप्ट फॉर अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस वर्टिकल, मीन्स हर बिजनेस के लिए हम अलग से रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर होंगे कि अगर हमारा वर्टिकल है बिजनेस तो उस केस में हम अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, एंड अगर हमारा बिजनेस जो है और सिमिलर है, यूनिक है, उसी में हम डील करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड होंगे। इसमें आ जाता है हमारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। फर्स्ट हमें चाहिए प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेटअप किया है उसके प्रूफ चाहिए, डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट की चाहिए, प्रूफ चाहिए प्रिंसिपल एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है, कहाँ पर सब्सिडरीज हैं, उन सभी की डिटेल चाहिए, डिटेल ऑफ पार्टनर्स चाहिए और डायरेक्टर्स की सभी डिटेल चाहिए, डिटेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी सप्लाइड, किस गुड्स में हम डील करें, किस सर्विसेज में डील कर रहे हैं। HSN कोड होता है, हार्मोनाइज्ड कोड होता है जो जीएसटी के अंडर डिफाइन किया गया है अलग अलग गुड्स को कैटेगराइज करने के लिए, तो वो भी हमें मीन्स उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी कि किस गुड्स के साथ डील करें एंड उसका क्या क्या कोड है। फोटोग्राफ्स चाहिए पार्टनर्स के, डायरेक्टर के, प्रोप्राइटर के चाहिए, जहाँ इन सभी के अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, वो सभी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पज़। इन सभी के अलावा हमारे पास आ जाता है कि हमारा जीएसटी का नंबर होगा कैसा, फॉर्मेट क्या होगा जीएसटी के नंबर का, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर का। पहले तो हम बताना चाहते हैं कि इसमें क्या है, अलग अलग डिफाइन किया गया है जीएसटी के नंबर को। हमारे जो फर्स्ट 2 कोड्स होंगे उसमें हमारा आ जाएगा स्टेट का कोड है, जैसे पंजाब का अलग से होगा, उत्तराखंड का अलग से होगा, ये सभी क्या है अलग अलग कोड्स होंगे, वो डिफाइन किए जाएंगे। एंड 2 कोड्स हैं हमारे जो स्टेट कोड डिनोट करेंगे कि पंजाब में है, उत्तराखंड में है, जम्मू में है, कहाँ पर है उस स्टेट के अकॉर्डिंग। एंड बाकी जो 10 डिजिट्स हैं वो पैन नंबर होंगे, मीन्स ओनर कौन है बिजनेस का उसका पैन नंबर जो है वो जहाँ पर डिनोट होगा। उसके बाद हमारा 1 जो डिनोट कर है ये क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ एंटिटी कितने हैं, बिजनेस कितने हैं उस पर्सन के, मीन्स 1 बिजनेस है, 2 बिजनेस है, 3 बिजनेस है, हाउ मच द नंबर ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमारा अल्फ़ाबेटिकल एक वर्ड आता है, ये भी आई थिंक कॉमन होता है। उसके बाद लास्ट आता है, ये तो चेक लिस्ट होती है, ये तो कॉमन ही होता है। एंड इस तरह से हमारा जो है जीएसटी का नंबर क्या हो जाता है 2 डिजिट्स हमारे स्टेट कोड हैं, 10 हमारे क्या हैं पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर के हैं, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं जो अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो ये सभी टोटल क्या हो गया 15 डिजिट्स का हमारा जीएसटी का नंबर होता है। ओके, इसमें हमारे फर्स्ट वाले 2 हो गए स्टेट के, उसके बाद पैन के, उसके बाद नंबर ऑफ बिजनेस के, उसके बाद अल्फ़ाबेट के, एंड लास्ट वन इज़ कॉमन नंबर।